Topic is blue economy. So firstly, I would like to tell why we are going to discuss this topic. Recently, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस को लेकर के, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि इंडिया और फ्रांस जो है एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड्स हैं, ओशनिक गवर्नमेंट को लेकर के। इस एग्रीमेंट का एम क्या है? जो कोस्टल कम्युनिटीज है उनकी लाइफ को इम्प्रूव करेगी ये, और मैरीन डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेगी। नेशनल सिक्योरिटी जो है मैरीन एरियाज की, उसको ये मेंटेन रखेगा, और जो साइंटिफिक नॉलेज है और ओशन का कंजर्वेशन होगा इससे। अब हम बात करते हैं कि ब्लू इकोनॉमी एक्चुअली में होता क्या है। ब्लू इकोनॉमी मतलब होता है कि किसी भी ओशन रिसोर्सेज का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सस्टेनेबल यूज करना, ताकि जो हमारा ओशन इकोसिस्टम का हेल्थ है वो अच्छा इंप्रूव हो सके और लाइवलीहुड अच्छी हो सके। और यूरोपियन कमीशन ने इसका डेफिनेशन दिया है कि ऐसी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी ओशियन से, सीज से और कोस्ट से रिलेटेड हैं, वो हमारी ब्लू इकोनॉमी होती है। यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव ने भी इसे डिफाइन किया हुआ है कि जो ब्लू इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जो कई सारे इकोनॉमी के सेक्टर को कंप्राइज की होती है, और ऐसी पॉलिसीज इसमें होती है जो ओशियन रिसोर्सेज के सस्टेनेबिलिटी के लिए बात करती है। अब हम बात करेंगे कि ब्लू इकोनॉमी का टर्म्स आया कहाँ से, मीन्स बैकग्राउंड इसका क्या है। सबसे पहले ब्लू इकोनॉमी का टर्म गुंटूर पॉल एक इकोनॉमिस्ट थे, 1994 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर 2010 में इनकी एक बुक आती है द ब्लू इकोनॉमी 10 years 100 innovations 100 million jobs, वहां पे ये इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद फिर 2019 और 20 का जब बजट सेशन हो रहा था, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने 10 विजन दिए थे इकोनॉमी के लिए। तो जो उसमें 6 नंबर का डायमेंशन था वो हमारा ब्लू इकोनॉमी को लेकर के था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है एसडीजी, उसमें 14 नंबर पे ब्लू इकोनॉमी आता है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस पॉलिसी की एडवांटेज क्या हो सकती है ब्लू इकोनॉमी की? सबसे पहले ये सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, इसको हम अलग से अभी बात करेंगे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। और ये जो है हमारी डाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी को मैरीन इकोसिस्टम के मेंटेन करेगा, और ये क्लीन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब जैसे बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, आजकल रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, तो टाइडल एनर्जी यहाँ से हम जो है ओशियन से ले सकते हैं। तो जो लार्जेस्ट टाइडल पावर स्टेशन है वो साउथ कोरिया में है। फ्रांस जो है हमारा सबसे पहला जो टाइडल पावर स्टेशन बना था वो फ्रांस में बना था। बहुत सारी कंट्रीज इसको यूज कर रही हैं, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा और रसिया। उसके बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं वो कौन कौन से? सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये अगर हम इस पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो लाइवलीहुड है वो बढ़ेगी, मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिलेगा लोगों को। फिर एम्प्लॉयमेंट से क्या है, इनकम जनरेट होगा। इनकम जनरेट होगा तो पॉवर्टी का इरेडिकेशन होगा, और पॉवर्टी इरेडिकेट होगी तो फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। फूड सिक्योरिटी होगा तो गुड हेल्थ होगा, और गुड हेल्थ होगा तो इक्वलिटी होगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी। इनकम में हम थोड़ा सा एक डेटा मेरे पास है कि जो ब्लू इकोनॉमी है वो 4.1% कंट्रीब्यूट करती है इंडिया के इकोनॉमी में, इंडिया के जीडीपी में। तो ये प्राइमरी सेक्टर जो फिशरीज हैं हमारे, वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में होगा क्या, ये जब हम ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करेंगे तो फिशरीज पे हम मतलब फिशरीज हमारा बढ़ेगा। तो वहां से हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा हमारा। उसके बाद फिर हमारा जो टर्सरी सेक्टर है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेड बढ़ेगा। जब हम ओशन पे फोकस करेंगे तो वहां से हमारा टर्सरी सेक्टर भी ग्रो करेगा। अब एक इस पे पॉलिसी अभी हाल ही में लाई गई है, ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें जो है 7 थीमेटिक एरियाज पे बात किया गया है। पहला है नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाएगा, और टूरिज्म, कोस्टल टूरिज्म के लिए प्लानिंग की जाएगी। फिशरीज, एक्वाकल्चर और फिश प्रोसेसिंग की बात की गई है, थर्ड फोकस। और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, ट्रेड को लेकर के प्लानिंग की जाएगी। फिफ्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग को लेकर के प्लानिंग की जाएगी। कोस्टल और डीप सी माइनिंग पे भी प्लानिंग की जाएगी। उसके बाद इंटरनेशनल एग्रीमेंट सिक्योरिटी, जो हमारे ओशंस के सिक्योरिटी को लेकर के भी बात की जाएगी। अब बात आती है कि नीड क्या हुई इस ब्लू इकोनॉमी की। तो जो ओशियंस है हमारे वो लगभग 3/4 पार्ट जो है अर्थ सरफेस की कवर करते हैं, यानी कि मतलब कि 97% जो अर्थ सरफेस पे वाटर है वो ओशन कवर करते हैं। तो अगर हम ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करते हैं तो
हमारा जो मैक्सिमम एडवांटेज हो सकता है हमें। और ओशन जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, प्लैनेट को कूल रखते हैं और ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को भी एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत सारे कन्वेंशन जो है कार्बन एमिशंस को लेकर के हो रहे हैं, तो अगर इसी मतलब अगर हम ब्लू इकोनॉमी को मतलब ब्लू इकोनॉमी के पॉलिसी को अच्छे से कर ले जाते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो भी कम होगा। और अभी मैंने बात की है कि लगभग 4% जीडीपी यहाँ से डिराइव होती है, तो ये इनकम जनरेशन भी करेगा। इसे सनराइज सेक्टर बोला गया है। सनराइज सेक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसी इंडस्ट्री जो फास्ट ग्रो कर रही है और इसको माना जाता है कि इंपॉर्टेंट में ये फ्यूचर में इंपॉर्टेंट होगा। सॉरी, ये कुछ ट्रेड्स मेजर पोर्ट्स हैं। इंडिया के पास जो टोटल कोस्ट लाइन एरिया है वो 7,500 किलोमीटर है और ये 9 स्टेट्स को कवर करता है। अगर हम इसको जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट कर ले जाते हैं तो यहाँ पे जो कोस्टल कम्युनिटीज की लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी और यहाँ पे इनकम भी सही हो जाएगा, जिससे हमारे कंट्री की जो जीडीपी है वो इनहेंस करेगी। चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो इसमें जो सबसे पहला चैलेंजेस है वो सी बॉर्न टेरर, मतलब जो टेरर है सी में वो बढ़ेगा। नेचुरल डिजास्टर इसमें चैलेंज है और मैन मेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे ऑयल स्पिल्स हो जाता है। क्लाइमेट चेंज एक इसमें से हमारा चैलेंज है। मैरीन पॉल्यूशंस, जो पॉल्यूशन है उसका, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारे मैरीन रिसोर्सेज है जैसे ग्रेवल, सैंड, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो सकते हैं। अब कुछ इससे रिलेटेड आर्टिकल्स जो मतलब हैं, तो एक सागरमाला प्रोजेक्ट था जिसमें जो है इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के लिए और कोस्टल शिपिंग की बात की गई थी और कोस्टल कम्युनिटीज के और पीपुल, मतलब कोस्टल कम्युनिटीज और पीपुल के सस्टेनेबल यूज के लिए बात की थी ओशन रिसोर्सेज का। और एक और स्कीम है ओ स्मार्ट करके है, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, कोस्टल इकोनॉमिक जोन और फिशरी पॉलिसी। अब हम जब आंसर राइटिंग करेंगे तो कौन कौन से आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से अपने, तो सबसे पहले प्रियम्बल का हम एक यूज कर सकते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी की, मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। इससे अगर हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस होगा, मतलब कि लोगों के बीच में इक्वलिटी आएगी। और 7th शेड्यूल में भी मेंशन है इसका यूनियन लिस्ट में, एंट्री 24 और एंट्री 25 में आर्टिकल 48A को हम ऐड कर सकते हैं और आर्टिकल 47 को ऐड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से इससे आ चुके हैं? ब्लू, ये यूपीएससी में पूछा गया था 2021 में कि व्हाट इज ब्लू कार्बन, इसका आंसर बी होगा, सॉरी ए वाला होगा, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। ये सेकंड वाला पूछा गया था एमपी पीसीएस 2020 में, इसका आंसर बी नॉर्वे। और थर्ड हरियाणा पीसीएस में पूछा गया था। एक क्वेश्चन मैंने बनाया था, इसमें सर 3 ऑप्शन है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशंस। तो इसमें मैंने तीनों को एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा थोड़ा लिख के कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है एस्टेब्लिश किया गया था कि ऑर्गेनाइज, रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज इन द इंटरनेशनल सीबेड एरिया में, जो भी सारी रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसको सीबेड एरिया में उसको कंट्रोल करने के लिए। और इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल व्हेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो तीनों ऑप्शंस है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंक्लूड किया है। एक और क्वेश्चन है कि सनराइज सेक्टर की, जैसे उसमें बात हुई थी, अभी बजट में भी इसकी बात हुई है सनराइज सेक्टर का, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से ले लिया कि कौन कौन से सेक्टर को सनराइज सेक्टर का मतलब होता है कि ऐसे सेक्टर्स जो ग्रो कर रहे हैं फास्टली। सन क्या होता है, ग्रो करता है तो वो बहुत फास्ट ग्रो करता है, 8 मिनट में उसकी रेस हमारे अर्थ पे आ जाती है, तो ऐसे सेक्टर को हम सनराइज सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मैंने दिए, हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड स्पेस टूरिज्म। इसमें से आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे इसमें से सही हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।